हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल साथ स्टडी एट होम पर स्वागत है। आपकी 9th कक्षा की सामाजिक विज्ञान इस YouTube चैनल के माध्यम से जारी करवाई जाएगी। उम्मीद है कि ये आपके लिए लाभदायक होगा। अगर आपकी कोई सुझाव हैं तो वो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वो आप सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। इससे रिलेटेड जो PDF है वो आप डिस्क्रिप्शन में PDF लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। आज आपको यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति अध्याय करवाया जाएगा। इसका प्रारूप और इसके जो लघुत्तरात्मक और दीर्घोत्तरात्मक प्रश्न हैं वो आज के इस पार्ट में कवर कर लिए जाएंगे, और इससे नेक्स्ट पार्ट में इसके जो अति लघुत्तरीय या जिसको हम एक अंकीय प्रश्न कह सकते हैं वो आपको करवाए जाएंगे। तो ध्यान से इसको समझें। कोशिश की गई है कि इसको आसान शब्दों में आपको समझाया जा सके। तो बेसिकली हमारा जो ये टॉपिक है यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति, ये हम 4 हेडिंग्स में डिवाइड कर सकते हैं, और आपकी पुस्तक में भी ऐसे ही दिया हुआ है। पहला, यूरोप में सामाजिक परिवर्तन का युग। अब सामाजिक परिवर्तन का युग का मतलब क्या हुआ कि पहले हमने जो पहला चैप्टर हमारा था वो था फ्रांसीसी क्रांति। तो फ्रांस में क्रांति हुई, तो फ्रांस की क्रांति का जो प्रभाव है वो दूसरे देशों पर भी गया। तो इसी प्रकार वो फ्रांस उसमें रूस में भी गया। तो इसका यही है कि यूरोप में सामाजिक परिवर्तन का युग। तो यूरोप में जो दूसरे देश थे, यूरोप के आसपास जो देश थे, उन सभी में जो फ्रांस की क्रांति थी उसके प्रभाव गए। दूसरा, इसका हेडिंग बनेगा चैप्टर का रूसी क्रांति। अब यूरोप में समाजवाद की विचारधारा आने लगी, उससे रूस भी प्रभावित हुआ, वहां पर भी क्रांति आई। तो उस क्रांति को 2 भागों में बांटा गया है। पहली है फरवरी क्रांति और दूसरी है अक्टूबर क्रांति, क्योंकि एक ही क्रांति में सारा काम समाप्त नहीं होता, ठीक है ना। एक में कुछ झटका लगता है, फिर थोड़ा सा और परिवर्तन करने के लिए दूसरा झटका मारना पड़ जाए। तो इसी प्रकार से वहां पर भी एक से ज्यादा बार में जो परिस्थितियां थी वो क्रांति के अनुकूल बनी। तीसरा हेडिंग इसमें बना सकते हैं हम रूसी क्रांति के बाद रूस में परिवर्तन। अब चलो 2 स्टेज में आ गई, क्रांति आ गई। अब उस क्रांति के आने से क्या रूस में कोई बदलाव हुए, तो वो बदलाव हम तीसरे हेडिंग में करेंगे। और चौथा जो हेडिंग हमारा है वो है रूसी क्रांति का विश्व पर प्रभाव। कि रूस तो है ही है, जैसे फ्रांस की क्रांति का जो प्रभाव है वो फ्रांस के अलावा दूसरे यूरोपीय और जो एशिया देश हैं उन पर देखा गया। इसी प्रकार रूस की क्रांति का जो प्रभाव है वो भी विश्व के बहुत से देशों पर पड़ा। तो पहले हम करते हैं सामाजिक परिवर्तन का युग। तो सामाजिक परिवर्तन के युग में हम पहले जो हमारा सब हेडिंग है वो है 3 विचारधाराएं। कि जो फ्रांस की क्रांति है उसके बाद और उस समय 3 विचारधाराएं बेसिकली वहां पर थी। तो विचारधाराएं क्या होती हैं? किसी चीज को देखने का एक नजरिया, ठीक है ना। तो पहली विचारधारा थी उदारवादी। उदारवादी क्या थे? ये चाहते थे कि सभी लोग समान होने चाहिए, कानून की दृष्टि में सभी लोग समान होने चाहिए, उनमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। उसके बाद रेडिकल। रेडिकल क्या कहते थे कि जो मत का अधिकार है वो सभी लोगों को होना चाहिए, उसमें महिलाएं भी शामिल हैं। उदारवादी महिलाओं के मताधिकार के पक्ष में नहीं थे। तो जो रेडिकल थे वो उदारवादियों से ज्यादा बड़े स्तर पर
परिवर्तन समाज में चाहते थे। और जो रूढ़िवादी थे, रूढ़िवादी कौन से होते हैं? जो घिसी पिटी पुरानी जो विचारधाराएं हैं, जो नियम हैं, जो कानून हैं, उन्हीं में अपना विश्वास रखते हैं और उस ढांचे में वो कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं चाहते। तो ये तीन विचारधाराएं अलग अलग चल रही थी। दूसरा, तो ये जो रूढ़िवादी थे ये तो दोनों के खिलाफ थे, उदारवादियों के भी खिलाफ थे और रेडिकल के भी ये खिलाफ थे। दूसरा जो इसका सब हेडिंग है वो है औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन। अब औद्योगिक समाज, जैसे ही उद्योगों को बढ़ावा मिला, तो उद्योगों को बढ़ावा मिलने से क्या हुआ? लोगों का जो कृषि है, कृषि से क्या है, थोड़ा बहुत जो उनकी निर्भरता थी वो घटी और जो लोग हैं वो शहरों की तरफ या औद्योगिक केंद्रों की तरफ जाने लगे। अब वहां पर बहुत सी समस्याएं पैदा हुई। वहां पर एक तो जगह की, सफाई की, ठीक है ना, क्योंकि वहां पर भीड़ बढ़ने लगी, तो भीड़ बढ़ने के कारण वहां पर सफाई की बहुत बुरी हालत थी। लोग बंकरों में रहते थे, भीड़ भाड़ में रहते थे, तो वहां पर सभी आवासीय समस्याएं, पर्यावरण समस्याएं, इस प्रकार की समस्याएं पैदा होने लगी। इन समस्याओं को देखते हुए, क्योंकि जो काम कर रहे थे वो 10-10, 15-15 घंटे लगातार मजदूर काम कर रहे थे और उनका जो फायदा है वो कौन उठा रहे थे? जो औद्योगिक मालिक हैं, उद्योगों के जो मालिक हैं वो उसका फायदा उठा रहे थे और जो मजदूर हैं वो बेचारे गरीबी में जीने के लिए विवश थे। अगर हम यहाँ पर एक ये फोटो देखें, यहाँ पे, तो यहाँ पे हम देखें कि किस प्रकार से जो लोग हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी भीड़ में हैं और वो गरीबी में जीवन व्यतीत करें। हालांकि वो अपने जीवन को थोड़ा आनंदमय बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो उनका जो जीवन है वो गरीबी में और किसमें, अस्वच्छता यानी कि गंदगी में बीत रहा है। तो इस स्थिति को देखते हुए यूरोप में समाजवाद क्या होता है कि सभी लोग समान होने चाहिए, निजी संपत्ति का अधिकार किसी को नहीं होना चाहिए, सारी संपत्ति पर सरकार का यानी कि राज्य का, देश का हक होना चाहिए और सभी लोगों की जरूरतों के अनुसार उनको मिलना चाहिए उन संसाधनों का हिस्सा। तो ये समाजवाद का अर्थ होता है। तो ये जो विचारधारा है ये यूरोप में फैलने लगी और इस विचारधारा के जो समर्थक थे वो कौन थे? लुई ब्लांक, कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंजल्स। इनको हम कह सकते हैं सामाजिक या समाजवाद विचारधारा के समर्थक, ठीक है। इन तीनों ने ये कहा कि समाजवाद होना चाहिए, सारे संसाधनों पर राज्य का अधिकार होना चाहिए और लोगों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार राज्य की तरफ से दिया जाना चाहिए। यह इसी विचारधारा से प्रभावित होकर एक 1871 में घटना घटित हुई, वो थी पेरिस कम्यून। पेरिस कम्यून का क्या अर्थ हुआ, यहाँ पर इस तस्वीर में देखें आप। यहाँ पे जो मजदूर हैं, जो आम नागरिक हैं, उन्होंने जो पेरिस नागरिक या शहरी परिषद थी, नगर परिषद थी, जो पेरिस नगर परिषद, उसके ऊपर उन्होंने, मजदूरों ने और आम लोगों ने कब्जा कर लिया। उसको वो किस चीज के समर्थक थे? कोऑपरेटिव यानी सामूहिक उद्यम। वे चाहते थे कि जो पेरिस जो नगर परिषद है उसका संचालन लोगों के कल्याण के लिए किया जाए, ना कि कुछ लोगों की जेबें भरने के लिए। और वो लोग कोऑपरेटिव यानी कि सामूहिक उद्यम के जो उद्योग धंधे हैं वो लोग मिलकर चलाएं और वो लोगों के लिए ही, उनका जो लाभ का जो प्रयोग है वो लोगों के भलाई के लिए हो, ना कि निजी उद्यमियों के जेब भरने के लिए। अब ये सारी जो स्थितियां हैं या ये जो विचारधाराएं हैं ये यूरोप में चल रही थी और इनका जो प्रभाव है वो रूस में भी देखने को मिल रहा था। तो अगर हम देखें कि रूसी क्रांति से पहले रूस की स्थिति क्या थी, तो यहाँ पर हम देखें कि ये इसमें मैप में ये रूसी साम्राज्य दिखाया गया है, ठीक है। ये यहाँ पर ये इससे ये सारा क्या है, ये रूसी साम्राज्य है, ठीक है। और जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो रूस, ये इंग्लैंड और ये फ्रांस, ये तीनों मित्र राष्ट्र थे और जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ये क्या थी
केंद्रीय शक्तियां। तो ये 1914 में जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ उस समय की बात है। तो रूसी क्रांति से पहले क्या स्थिति थी? निरंकुश राजतंत्र। अब जैसे हमने फ्रांस में देखा, फ्रांस में निरंकुश राजतंत्र था। निरंकुश का मतलब क्या है कि ऐसी शासन व्यवस्था, ऐसा राजतंत्र, ऐसी राजा की शासन व्यवस्था जिसके ऊपर कोई भी अंकुश ना हो, वो अपनी मन मर्जी से तानाशाही तरीके से कार्य करे। तो वहां पर भी ऐसा ही था। जो निकोलस जार निकोलस द्वितीय था, उसका उस समय राज था और वो अपनी मन मर्जी से अपना राज चलाता था। अब राजाओं की शान हो गया था भाई। तो दूसरा, अर्थव्यवस्था और समाज। अब अर्थव्यवस्था और समाज का मतलब क्या हुआ कि ज्यादातर जो जनसंख्या वहां पर वो किसान थे, और वो जो किसान हैं, क्योंकि सामंत प्रथा होने के कारण वो गरीबी में जी रहे थे, यानी कि जमींदारों के आगे वो काम करते थे। तो सारा जो फायदा था वो जो राजा है और जो सामंत हैं, बड़े जमींदार हैं, वो उसका उत्पादन का ज़्यादा फायदा उठाते थे, और जो गरीब किसान हैं वो उनको बेचारों को बहुत कम मिलता था। तो ऐसी स्थिति में अब वहाँ पर भी, रूस में भी इस बात की पैरवी की जाने लगी कि यहाँ पर भी समाजवाद की स्थापना होनी चाहिए, यानी एक ऐसे समाज की स्थापना जिसमें सभी लोग समान हो और सभी संसाधनों पर राज्य का अधिकार हो। तो इस विचारधारा को आगे लेकर जाने वाले दो दल रूस में बने। एक था बोल्शेविक और एक था मेनशेविक। बोल्शेविकों का जो नेता था वो था व्लादिमीर लेनिन, और मेनशेविकों का जो राजा वो था, नेता था, वो था केरेंस्की। तो इन दोनों जो मेन दल हैं, इन्होंने वहां पर समाजवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाया। हालांकि जो केरेंस्की या मेनशेविक थे वो धीरे धीरे परिवर्तन में विश्वास रखते थे, और जो व्लादिमीर लेनिन का जो बोल्शेविक थे, जो बोल्शेविक दल था, वो जल्द से जल्द, यानी कि जो परिवर्तन थे उसमें विश्वास रखते थे। वो एकदम से देश में समाजवाद की स्थापना करना चाहते थे। इन्हीं घटनाओं के दौरान 1905 में भी एक वहां पर क्रांति हुई थी। 1905 में क्या हुआ कि कुछ जो मजदूर हैं वो अपने अधिकारों के लिए, अपनी मांगों के लिए प्रदर्शन कर रहे थे। उसी समय जार के कहने पर, राजा के कहने पर उनके ऊपर गोलियां चला दी गई और उसमें 100 से ज्यादा मजदूर मारे गए। उस घटना को खूनी रविवार, तो ये 1905 में हुई, खूनी रविवार के नाम से भी जाना जाता है। तो यहां पर इस तस्वीर में भी आप देख सकते हैं कि रूस में किस प्रकार से जो औद्योगिक मजदूर थे वो बेचारे गरीबी में जी रहे थे। यहाँ पर वो देखिए आप, कितने कितने मजदूर शिफ्टों में सो रहे हैं। तो ये वहाँ पर ये देखिए कितनी, एक ही बड़े से हॉल में बहुत से मजदूर सो रहे हैं और इनसे बहुत ज़्यादा देर तक काम करवाया जाता था। और ये इसका जो पहला 5वां सब हेडिंग है वो है पहला विश्व युद्ध और रूसी साम्राज्य। अब जो रूस का जो राजा है 1914 में उसने रूस को युद्ध में झोंक दिया, पहले विश्व युद्ध में झोंक दिया। ये मैंने आपको ऊपर बता दिया था कि कौन कौन थे। ये रूस एक तरफ, इंग्लैंड और फ्रांस, ये तीनों एक तरफ थे, और जर्मनी, ऑस्ट्रिया और स्पेन एक नहीं, ये जर्मनी और ऑस्ट्रिया ये एक तरफ थे। इनको कहते थे कौन सी? केंद्रीय शक्तियां, और ये थे मित्र राष्ट्र। तो इस प्रकार से जार ने अपने साम्राज्य को फैलाने के लिए जो रूस है उसको प्रथम विश्व युद्ध में धकेल दिया। शुरू में तो लोगों से इस युद्ध में समर्थन मिला, लेकिन जब बहुत से नागरिक और जो वो हैं सेना के जो लोग हैं वो मारे गए, तो उस समय जो लोग हैं वो जार निकोलस के खिलाफ हो गए। तो जब जार निकोलस के खिलाफ हुए तो वहां पर रूस की क्रांति हुई फरवरी 1917 में। तो फरवरी 1917 में यहाँ आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो सैनिक हैं उन्होंने जार के कहने पर लोगों पर गोलियां चलाने से मना कर दिया। और जब जार को ये लगा कि अब सेना उसके काबू में नहीं रही और इनके प्रतिनिधियों ने उससे बात की, तो उसने गद्दी को छोड़ दिया। अब ये जो घटना है ये 12 मार्च 1917 की है, लेकिन इसको फरवरी क्रांति क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो उसका पुराना कैलेंडर यानी कि रूस के उस समय के कैलेंडर में आज की 12 मार्च
का जो दिन है वो उस समय के कैलेंडर में 27 फरवरी का दिन था, इसीलिए इसको फरवरी क्रांति के नाम से जाना जाता है। यानी कि आज का जो कैलेंडर है वहाँ पर आज के हिसाब से 12 मार्च था वो दिन, और पुराने कैलेंडर के हिसाब से वो दिन 27 फरवरी का था। क्रांति के बाद वहाँ पर मेन सेविकों के अंतर्गत अंतरिम सरकार बनी, यानी कुछ समय के लिए सरकार बनी, क्योंकि अभी उसके लिए कोई भी किसी प्रकार के इलेक्शन तो नहीं हुए थे, चुनाव नहीं हुए थे। और किसके अंतर्गत बनी? केरेंस्की, ठीक है, केरेंस्की के नेतृत्व में ये सरकार बनी। उसी समय व्लादिमीर लेनिन जो के बाहर रह रहे थे, क्योंकि उनके ऊपर काफ़ी वो पाबंदियां लगाई हुई थी, तो वो रूस में आ गए। उन्होंने रूस में समाजवाद की स्थापना करने की कल्पना की, पैरवी की, और वो जल्द से जल्द परिवर्तन चाहते थे, वो धीरे धीरे परिवर्तन के पक्ष में नहीं थे। तो इस प्रकार जो बोल्शेविक हैं वो उसके नेतृत्व में समाजवाद की स्थापना के लिए कोशिशें करने लगे, और उन्होंने यहाँ पर प्रदर्शन किया जुलाई के दिनों में, और ऐसे ऐसे उनके बीच में बोल्शेविकों और मेन सेविकों के बीच में टकराव बढ़ते बढ़ते 1917 की क्रांति हुई, जिसके अंतर्गत जो व्लादिमीर लेनिन हैं वो सत्ता पर काबिज हो गए। और अब रूस की सत्ता पर कौन काबिज थे? बोल्शेविक। जो मेन सेविक थे वो सत्ता से बाहर कर दिए गए। तो अब व्लादिमीर लेनिन रूस का जो नया नेता है वो बन गया। तो ये जो अक्टूबर क्रांति है ये हुई थी 7 नवंबर 1917 को, लेकिन ये पुराने कैलेंडर के हिसाब से कब बैठती है? अक्टूबर 1917 को। इसके बाद जब अक्टूबर क्रांति हुई तो अब रूस में क्या क्या परिवर्तन हुए? पहले तो परिवर्तन ये हुए कि वहां पर थोड़े दिन के लिए गृह युद्ध चला। गृह युद्ध का मतलब क्या है कि देश के अंदर ही अलग अलग विचारधाराओं के लोग आपस में लड़ रहे थे। तो एक विचारधारा के लोग कौन से थे? बोल्शेविक, उनको कहा जाता था रेड्स। दूसरी विचारधारा के लोग थे, उनको कहा जाता था सामाजिक क्रांतिकारी, उनको बोला जाता था ग्रीन्स। और तीसरे थे जार समर्थक, उनको क्या कहा जाता था? व्हाइट्स। तो जो वो व्हाइट्स हैं ये तो रूढ़िवादी थे, ये तो पुरानी परंपराओं को ही दोबारा से वहां पर स्थापित करना चाहते थे। और जो सामाजिक क्रांतिकारी हैं वो धीरे धीरे परिवर्तन चाहते थे, जो बोल्शेविक हैं वो एकदम से परिवर्तन चाहते थे। तो इस प्रकार उन सब के बीच में अंतर्विरोध बढ़ता रहा और संघर्ष चलता रहा। इसके साथ ही जो व्लादिमीर लेनिन हैं उन्होंने समाजवाद की स्थापना करने के लिए पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण किया, विस्तारित शिक्षा वहाँ पर यानी कि शिक्षा का फैलाव किया, ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे हैं उनको और लोगों को शिक्षा के उसमें दायरे में लेके आए। और तीसरा था राष्ट्रीयकरण, के जो उद्योग धंधे थे उनको सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया। तो आप यहाँ पर इन तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि यहाँ पर फैक्ट्रियाँ जो सामूहिक क्षेत्र में लगाई जा रही थी कोऑपरेटिव्स में, ठीक है। यहाँ पर ये देखिए आप बच्चे पढ़ रहे हैं, यानी कि ये दिखा रहा है विस्तारित शिक्षा। यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं किस प्रकार से फैक्ट्री में एक साथ जो लोग हैं वो काम कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, उनका सारा बंदोबस्त है, यानी कि कोऑपरेटिव तरीके से काम हो रहा है। उसके बाद व्लादिमीर लेनिन के बाद जो वहाँ पर अगले जो वहाँ के राष्ट्रपति बने, नेता बने, वो थे स्टालिन, ठीक है ना। तो उसको उन्होंने एक नई नीति वहाँ पे लागू की, क्योंकि जब स्टालिन बने तो उस समय कृषि का जो उत्पादन है वो काफ़ी घट रहा था, तो देश में भूखमरी जैसी स्थिति उत्पन्न हो रही थी। तो उससे निपटने के लिए स्टालिन ने क्या किया, वहाँ पर सामूहिकीकरण नीति को लागू किया। इसके अंतर्गत जो छोटे छोटे किसानों की जो खेत थे उन सभी किसानों के मिलाकर बड़े उसको खेत में बदल दिया गया। यानी कि जैसे एक गांव है, मान लो गांव के लोगों के पास छोटे छोटे खेत हैं, तो उन सभी गांव के लोगों के खेतों को मिलाकर बड़े खेत बना दिए गए, जिसमें सभी लोग मिलकर काम करते थे और उनको उनकी ज़रूरत और काम के हिसाब से
हिस्सा दे दिया जाता था। तो ये यहाँ पर आप तस्वीर देख सकते हैं, ये देखो ट्रैक्टर, यहाँ पे भी ट्रैक्टर है, यहाँ पे ट्रैक्टर है, और यहाँ पर एक बंदा मोटा सा ये बंदूक लेकर यहाँ पे खड़ा है, यानी कि जबरदस्ती लोगों को, किसानों को इस कार्यक्रम का हिस्सा बनाया गया। ये जो कार्यक्रम है कब चला गया? 1929 में सामूहिकीकरण। इस सामूहिकीकरण का बड़े किसानों ने विरोध किया, क्योंकि वो इस प्रकार जो सामूहिकीकरण के पक्ष में नहीं थे। राजनीतिक और लास्ट में जो हमारा टॉपिक है कि इस रूसी क्रांति का विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा, तो ये हम देख सकते हैं कि दूसरे देशों में भी समाजवाद की मांग की जाने लगी, और जो मजदूर हैं वो इस चीज की पैरवी करने लगे कि जो उत्पादन होता है उसमें मजदूरों का हक होना चाहिए, मजदूर ही उस उत्पादन को करते हैं, तो उन्हीं को उसका लाभ मिलना चाहिए। तो इसका प्रभाव भारत तक भी पहुंचा, और भारत में भी इस प्रकार की मांग की जाने लगी कि भारत में भी समाजवाद की स्थापना की जानी चाहिए। अब इसके बाद हम इसके जो प्रश्न है वो कंप्लीट करेंगे। डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। सामंती प्रथा समाप्त हो चुकी थी, परंतु रूस अभी भी पुरानी दुनिया में ही जी रहा था। तो यह बात रूस की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दशाओं से स्पष्ट हो जाएगी। तो पहला है सामाजिक तथा आर्थिक दशा। तो रूसी किसानों की दशा अत्यंत शोचनीय थी। दास प्रथा तो समाप्त हो चुकी थी, लेकिन फिर भी किसानों की दशा में कोई सुधार नहीं आया था। उसका एक सबसे बड़ा कारण ये था कि जो जोतें थी, यानी कि खेतों का जो आकार था वो बहुत ही छोटा था, और उनको विकसित करने के लिए उनके पास पूंजी नहीं थी। दूसरा, किसानों की भांति मजदूरों की दशा भी बहुत बढ़िया नहीं थी। ज़्यादातर जो कारखाने थे उनमें बाहर के लोगों ने, यानी विदेशियों ने पूंजी लगाई हुई थी। अब विदेशियों का क्या काम था? वे ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाना चाहते थे, इसलिए मजदूरों का शोषण करते थे। और जो उन्हीं के देश के, अब रूस के देश वाले भी कोई भले वो नहीं थे उद्योगपति, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने के लिए और विदेशियों से प्रतियोगिता करने के लिए अपने ही देश के जो मजदूर थे बेचारों का, उनका खून चूसते थे, यानी कि उनका शोषण करते थे। अब ऐसा नहीं मान लेना कि खून चूसना तो उनका वो लगा के और खून चूस गए। दूसरा, राजनीतिक दशा कैसी थी? तो जार निकोलस द्वितीय दैवी अधिकारों में विश्वास रखता। दैवी अधिकारों का मतलब क्या होता है कि मुझे अगर राज करने का अधिकार मिला तो किसने दिया है? देवताओं ने दिया है। उनके समर्थक केवल कुलीन तथा अन्य उच्च वर्ग से संबंध रखते थे, तो जो निचले वर्ग के जो लोग थे वे उसका विरोध करते थे। ठीक है, वे उसके पक्ष में नहीं थे। क्यों होंगे पक्ष में? क्योंकि वो तो उनका शोषण करने में लगा होता, उनके कल्याण का तो उसको कोई भी ध्यान नहीं था। दूसरा, रूसी साम्राज्य में जार द्वारा विजित कई गैर रूसी राष्ट्र भी सम्मिलित थे। अब उसने आसपास के जो दूसरे राष्ट्र थे उनको भी हथिया लिया था। तो रूस ने इन लोगों पर रूसी भाषा लादी और उनकी संस्कृतियों का महत्व कम करने का पूरा प्रयास किया। लादी, और ये ठीक कर लेना आप, सॉरी। और इस प्रकार रूस में टकराव किया। अब जो दूसरे लोग हैं जिनके ऊपर आप अपनी भाषा थोपोगे वो तो क्या करेंगे? उसका विरोध करेंगे ना। तीसरा, राज परिवार में नैतिक पतन चरम सीमा पर था। निकोलस द्वितीय पूरी तरह अपनी पत्नी के दबाव में था, जो स्वयं यहाँ पर स्वयं एक ढोंगी साधु रासपुतिन के कहने पर चलती थी। तो इस प्रकार जो लोग थे वो कुल मिला के जार निकोलस द्वितीय से परेशान थे। दूसरा प्रश्न, 1917 से पहले रूस की कामकाजी आबादी यूरोप के बाकी देशों के मुकाबले किन स्तरों पर भिन्न थी? या 1917 से पहले रूस की श्रमिक जनसंख्या यूरोप के अन्य देशों की श्रमिक जनसंख्या से किस प्रकार भिन्न थी? यानी कि हमें दूसरे यूरोपीय देशों से रूस की जो स्थिति थी उसको अलग करके बताना है कि क्या अलग था वहाँ पर। तो 1917 से पहले रूस की कामकाजी आबादी यूरोप के बाकी देशों के मुकाबले कैसे भिन्न थी, ये देखते हैं। इसका पहला पॉइंट है, रूस के लगभग 85% लोग किस में लगे हुए थे? कृषि में, जबकि दूसरे देशों में क्या था? यह कम था प्रतिशत। फ्रांस में सिर्फ 40 और जर्मन में 50, तो यानी कि यहाँ पर ज़्यादा लोग कृषि में लगे हुए थे। दूसरा,
रूसी किसानों की जोतें अन्य यूरोपीय देशों की किसानों की जोतों की तुलना में छोटी थी, यानी कि रूस में जो किसान थे उनके पास, बेचारों के पास छोटे छोटे खेत थे। अब छोटे छोटे खेत में क्या कर सकता है एक किसान। रूस में यूरोप के अन्य देशों के बाद औद्योगिक क्रांति आरंभ हुई। पहले इंग्लैंड वगैरह में, फ्रांस में औद्योगिक क्रांति आ चुकी थी, उसके बाद रूस में औद्योगिक क्रांति आई, और जो औद्योगिक क्रांति आई उसमें भी ज़्यादातर जो पूंजी थी वो विदेशों ने लगाई हुई थी। विदेशों के जो उद्योगपति थे उन्होंने लगाई हुई थी, और जो विदेशों के जो उद्योगपति थे वो क्या करते थे, श्रमिकों का शोषण करते थे, क्योंकि विदेशियों को तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा लाभ चाहिए, उनको मजदूरों की कोई भी चिंता नहीं थी। जबकि यूरोप के अन्य देशों में अधिकांश कारखाने स्थानीय लोगों के हाथों में थे, तो वो श्रमिकों का इतना शोषण नहीं करते थे। भाई अपने देश के लोग फिर भी थोड़ी बहुत तो मजदूरों के ऊपर वो रखेंगे ना दया। अगला, रूसी किसान जमींदारों तथा जागीरदारों का कोई सम्मान नहीं करते थे, बिल्कुल परेशान थे वो अपने जमींदारों से। नवाबों और सामंतों को जो सत्ता और हैसियत मिली हुई थी वह लोकप्रियता के कारण नहीं, बल्कि जार के प्रति उनकी निष्ठा और सेवाओं के बदले मिली थी। फ्रांस की स्थिति अलग थी। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान ब्रिटेन के किसान न केवल नवाबों का सम्मान करते थे, बल्कि नवाबों को बचाने के लिए उन्होंने लड़ाइयाँ भी लड़ी। ठीक है। और पांचवा, रूस में महिला श्रमिकों को पुरुष श्रमिकों की अपेक्षा बहुत ही कम वेतन दिया जाता था, क्योंकि विदेशी पूंजी लगी हुई थी। तो वहाँ पर जार की तरफ से कोई ऐसे कानून नहीं बनाए गए जिसके तहत कारखानों में जो न्यूनतम वेतन है उसको सुनिश्चित किया जा सके, न्यूनतम काम के घंटे सुनिश्चित किए जा सकें। तो वो अपनी मर्जी से उनसे काम करवाते थे, अपनी मर्जी से ही उनको वेतन देते थे। बच्चों से 10 से 15 घंटे तक काम करवाया जाता था। अब आप सोच सकते हैं 10 से 15 घंटे एक बच्चा काम करे तो क्या होता है। हम तो स्कूल में ही परेशान हो जाते हैं, है ना भाई। 5-4 घंटे स्कूल में पढ़ना पड़ जाए तभी हमें ऐसा लगने लगता है भाई पता नहीं आज तो कितना काम कर लिया। और ये बच्चे उस समय 10 से 15 घंटे कारखानों में काम करते थे। इसके विपरीत यूरोप के अन्य देशों में श्रम कानूनों के कारण इस स्थिति में सुधार आ चुका था। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि आज तो हम बहुत अच्छी स्थिति में हैं कि हमें पढ़ने को मिल रहा है, हमें ये मौका मिल रहा है कि हम पढ़ सकें। पहले ऐसी स्थितियां नहीं थी। तीसरा प्रश्न, 1917 में जार का शासन खत्म क्यों हो गया, अथवा रूस में फरवरी 1917 की क्रांति के लिए उत्तरदायी परिस्थितियां कौन सी थी। तो ये लगभग हम पहले भी कर चुके हैं, वही पॉइंट यहाँ पर रिपीट होंगे आपके। पहला, रूस दैवीय अधिकारों में विश्वास रखता था। दूसरा, गैर रूसी राष्ट्र भी सम्मिलित थे और इन पर रूसी भाषा लादी और उनकी संस्कृतियों को का महत्व कम करने का प्रयास किया। ठीक है, ये पॉइंट हो चुका है हमारा पहले भी। तीसरा, राज परिवार का नैतिक जो पतन है वो चरम सीमा पर था। जार निकोलस द्वितीय की जो पत्नी थी वो ढोंगी साधु रासपुतिन के कहने पर चलती थी। चौथा, 1905 की क्रांति का प्रभाव। तो मैंने आपको बताया था कि 1905 में वहाँ पर जो मजदूर हैं उन्होंने अपने अधिकारों के लिए क्रांति की थी, और खूनी रविवार की घटना वहाँ पर हुई थी कि जिसमें जो राजा के सैनिक हैं उन्होंने 100 से अधिक लोगों को गोली से मार दिया था। तो जार ने भाषण, प्रेस और स्वतंत्र संगठन की स्वतंत्रता प्रदान की। तो इस 1905 की क्रांति के बाद जो जार है उसने भाषण, प्रेस और संगठन की स्वतंत्रता प्रदान की लोगों को, और ड्यूमा नाम की एक निर्वाचित संस्था को कानून बनाने का अधिकार दिया। ड्यूमा क्या है, वहाँ की संसद, जैसे भारत में संसद है ना, तो वहाँ की संसद जिसमें के लोगों के जो प्रतिनिधि हैं वो कानून बनाते हैं, वहाँ की संसद को उस समय क्या नाम दिया गया, ड्यूमा। तो ड्यूमा वहाँ पर बना दी गई, लेकिन उसको ज़्यादा दिन तक उसने ड्यूमा को नहीं रखा और थोड़े दिन के बाद ही उसको बर्खास्त कर दिया। इस क्रांति से सैनिक और गैर रूसी राष्ट्रों के लोग रूसी क्रांतिकारियों के संपर्क में आए। यह जार के पतन का कारण बना। अब जब ये क्रांति हुई 1905 की, तो लोगों को प्रेस, भाषण और इसकी स्वतंत्रता मिली,
तो इस क्रांति के कारण जो लोग हैं वो क्रांतिकारियों के संपर्क में आए और धीरे धीरे उनका संगठन बढ़ने लगा। 5वां, जार ने अपनी साम्राज्यवादी इच्छाओं की पूर्ति के लिए रूस को प्रथम विश्व युद्ध में झोंक दिया। अब प्रथम विश्व युद्ध में तो झोंक दिया, लेकिन वो अपने सैनिकों की उतनी देख रेख नहीं कर पाया, उनको इतनी सपोर्ट नहीं कर पाया, सहायता नहीं कर पाया, जिससे कि बहुत से जो वो रूसी सैनिक हैं वो मारे गए, यानी कि लगभग 6 लाख लोग मारे गए। तो इससे भी जो लोग थे वो उससे जार निकोलस द्वितीय से परेशान हो चुके थे, तंग हो चुके थे, और इसलिए इस असंतोष ने क्रांति का रूप लिया और इसको क्या कहा जाता है, पहली क्रांति को फरवरी क्रांति का इसको नाम दिया गया। 2 सूचियां बनाइए, एक सूची में फरवरी क्रांति की मुख्य घटनाओं और प्रभाव और दूसरी में अक्टूबर क्रांति की मुख्य घटनाओं का हमें दर्ज करनी है, या 1917 की रूसी क्रांति की प्रमुख घटनाओं का वर्णन कीजिए। पहली है फरवरी क्रांति। तो फरवरी क्रांति क्या है, मुख्य घटनाएं। सेंट पीटर्सबर्ग में रोटी खरीदने का प्रयास कर रही मजदूर औरतों ने एक प्रदर्शन किया। इसके बाद मजदूरों की आम हड़ताल हुई, जिसमें सैनिक और अन्य लोग भी शामिल हो गए। तो ये है फरवरी क्रांति कि कहाँ से स्टार्ट हो रही है। 12 मार्च 1917 को राजधानी सेंट पीटर्सबर्ग क्रांतिकारियों के हाथों में आ गई। क्रांतिकारियों ने शीघ्र ही मॉस्को, ठीक है ना, जो जगह थी वहाँ मॉस्को पर कब्जा कर लिया। जार शासन छोड़कर भाग गया और 15 मार्च को पहली अस्थायी सरकार बनी। जार के पतन की इस घटना को क्या कहा जाता है, फरवरी क्रांति। उसके बाद प्रभाव क्या हुए इस फरवरी क्रांति के। जार निकोलस द्वितीय का शासनकांत, जनसभाओं और संस्थाएं हैं उन पर लगे हुए प्रतिबंधों को हटा लिया गया। प्रमुख नेता कौन से थे इसके, केरेंस्की। और केरेंस्की किस दल के नेता थे, मेनसेविक। उसके बाद अक्टूबर क्रांति आई। अप्रैल 1917 में बोल्शेविकों के निर्वासित नेता व्लादिमीर लेनिन रूस लौट आए। तो लेनिन नेतृत्व कर रहे थे और वो शुरू से ही क्या कह रहे थे कि प्रथम विश्व युद्ध में जो रूस की भागीदारी है उसको समाप्त किया जाना चाहिए, यानी कि युद्ध में शामिल नहीं होना चाहिए। वो शुरू से ही युद्ध का विरोध कर रहे थे। उनका कहना था कि अब सोवियतों का मतलब जो है कि जब लोग मिलकर कोऑपरेटिव, सामूहिक जब एक संस्था बनाते हैं उसको क्या कहा जाता है, सोवियत। तो सोवियतों को सत्ता अपने हाथ में ले लेनी चाहिए। जितने भी सोवियत हैं, जैसे मान लो अलग अलग सिटीज़ की अलग अलग सोवियत बना ली जाए, कि जो लोगों की खुद की संस्थाएं हो बनाई हुई और वो लोगों के लिए काम करें, तो उसको सोवियत कहा जा सकता है। तो सभी सोवियतों को सत्ता अपने हाथ में ले लेनी चाहिए। जनता की सबसे महत्वपूर्ण 4 मांगें थी। शांति, यानी कि युद्ध से रूस की वापसी, जोतने वालों को भूमि का स्वामित्व, यानी जो वास्तव में भूमि जोत रहे हैं उनको उनकी ज़मीन दे देनी चाहिए। कारखानों पर मजदूरों का नियंत्रण और गैर रूसी राष्ट्रों को बराबरी का दर्जा। ठीक है, तो ये 4 मांगें उनकी मेन थी। तो 16 अक्टूबर 1917 को लेनिन ने पेट्रोग्राद सोवियत, यानी जो उस समय उसकी एक प्रमुख शहर था पेट्रोग्राद, ठीक है ना, पहले इसको सेंट पीटर्सबर्ग बोला जाता था, लेकिन बाद में इसका नाम बदलकर पेट्रोग्राद कर दिया गया। ये उसकी राजधानी थी। तो वहाँ पर भी सोवियत बनाई गई थी। पेट्रोग्राद यानी कि लोगों की जो सोवियत थी, संस्था थी, उसने और बोल्शेविक पार्टी ने कब्जा कर लिया सत्ता पर। 7 नवंबर 1917 को केरेंस्की सरकार का उस समय पतन हो गया, जब उसके विंटर पैलेस पर नाविकों के एक दल ने कब्जा कर लिया। प्रभाव क्या रहे, केरेंस्की सरकार का पतन, क्रांतिकारियों की मांग यानी शांति, किसानों को जमीन, मजदूरों को की कारखानों में हिस्सेदारी और गैर रूसी राज्यों को बराबरी का दर्जा, ये पूरी हुई। और इसके प्रमुख नेता कौन से थे, व्लादिमीर लेनिन। ठीक है, उसके बाद 5वां कि बोल्शेविकों की अक्टूबर क्रांति के फौरन बाद कौन कौन से प्रमुख परिवर्तन किए गए, या रूस की क्रांति के रूस पर क्या प्रभाव पड़े। तो ये यहाँ पे करेंगे हम निरंकुश राजतंत्र का अंत। ठीक है, दूसरा, जमीन संबंधी घोषणा के बाद भूस्वामियों, चर्च और जार की जागीरें जब्त करके किसानों की समितियों के हवाले कर दी गई।
और जो खेती कर रहे थे वास्तव में उनको उन्होंने बांट दिया। उद्योगों पर मजदूरों की सब कमेटियों के हवाले कर दिया गया उद्योगों का नियंत्रण, यानी उद्योगों पर मजदूरों का नियंत्रण हो गया। ठीक है। चौथा, 1918 के मध्य तक बैंक और बीमा कंपनी, बड़े बड़े उद्योग, खाद्यान्न, यातायात और रेलों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। राष्ट्रीयकरण का मतलब है जब निजी उद्यमियों को सरकार अपने कब्जे में ले ले, अपने स्वामित्व में ले ले। 5, विदेशी कर्जे रद्द कर दिए गए, यानी कि जो विदेशों से कर्जे लिए हुए थे उनको देने से मना कर दिया सरकार ने। जनगण के अधिकार संबंधी एक घोषणा जारी करके सभी जातियों को आत्मनिर्णय का अधिकार दिया गया, यानी समानता का अधिकार दिया गया। शिक्षा का कार्य चर्च से छीन लिया गया, यह सरकार ने अपने हाथ में ले लिया, यानी अब शिक्षा को धार्मिक नीति से अलग कर दिया गया, धर्म से अलग कर दिया गया। बोल्शेविक पार्टी का नाम बदलकर रशियन कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया गया। क्रांति के कारण देश में सामाजिक असमानताओं का अंत कर दिया गया, यानी कि सबको समानता दी गई, और रूस में विश्व की प्रथम समाजवादी सरकार की स्थापना हुई। उसके बाद छठा, निम्नलिखित के बारे में संक्षिप्त में लिखिए। कूलक। कूलक क्या होते हैं? धनी किसान। तो क्या कहते थे इनको? कूलक। वहाँ पर जो बड़े बड़े किसान थे। स्टालिन ने कृषि के सामूहिकीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत इनका अंत कर दिया गया था, यानी कि बड़े किसानों को समाप्त कर दिया गया था, उनसे उनकी ज़मीनें छीन ली गई थी। ड्यूमा, यह रूस की राष्ट्रीय सभा अथवा संसद थी। रूस के जार निकोलस द्वितीय ने इसे सलाहकार समिति में बदल दिया था। 1905 की बाद इसे कानून बनाने का अधिकार दिया था, लेकिन इसको ज़्यादा दिन उसने नहीं रखा और इसको जल्द ही बर्खास्त कर दिया। उसके बाद 1900 से 1930 के बीच महिला कामगार। 1914 में फैक्ट्री मजदूरों में औरतों की संख्या कितनी थी? 32%, लेकिन उनको पुरुषों के मुकाबले कम वेतन दिया जाता था। महिला श्रमिकों ने 1905 से 1917 की लगभग सभी क्रांतियों में भाग लिया। 22 फरवरी को होने वाली हड़ताल में नेतृत्व ही महिलाओं ने किया, इसलिए 22 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। उसके बाद है उदारवादी। अब उदारवादी यूरोपीय समाज को बदलना चाहते थे। वे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की स्थापना चाहते थे, यानी मैंने शुरू में ही आपको बताया था, ये चाहते थे समानता को। निरंकुश शासकों की निरंकुशता के विरुद्ध में थे। वे निर्वाचित संसदीय सरकार तथा स्वतंत्र न्यायपालिका के पक्ष में थे, लेकिन सार्वभौमिक मताधिकार के पक्ष में नहीं थे, यानी कि सभी को मतदान का अधिकार नहीं मिलना चाहिए, ये इसके पक्ष में थे। और वो महिलाओं के मताधिकार के में विश्वास नहीं रखते थे, लेकिन रेडिकल रखते थे। ठीक है ना। वे चाहते थे चाहे महिला है चाहे पुरुष है, सभी को मतदान का अधिकार होना चाहिए। उसके बाद स्टालिन का सामूहिकीकरण। यहाँ पे आएगा। स्टालिन का सामूहिकीकरण कार्यक्रम 1927-1928 के आसपास रूस के शहरों में अनाज की भारी संकट पैदा हुआ। इस संकट को दूर करने के लिए स्टालिन ने कई कदम उठाए, उनमें से एक था सामूहिकीकरण का। 1917 के बाद जमीन किसानों को सौंप दी गई थी। अधिकतर किसानों के जो खेत थे छोटे थे, वो इसमें आधुनिक मशीनों का प्रयोग नहीं कर सकते थे, इसलिए इन छोटे छोटे खेतों को मिलाकर बड़े खेतों में बदल दिया। इसी को क्या कहते हैं? सामूहिकीकरण कार्यक्रम। अब इसके प्रभाव क्या थे? बड़े किसानों ने इसका विरोध किया। सामूहिकीकरण से प्राप्त लाभ को किसानों में बांट दिया जाता था। इससे बड़े किसान खुश नहीं थे, क्योंकि उनका जो हिस्सा था वो बट रहा था। पहले तो उनको ज़्यादा मिलता था, अब उनको कम मिलने लगा। इसको अपनाने के लिए किसानों पर कई प्रकार का जुल्म किया गया, यानी कि जबरदस्ती उनको ये मनवाया गया। लास्ट क्वेश्चन है, पूंजीवाद और समाजवाद में अंतर। पूंजीवाद के अंतर्गत उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्ति का नियंत्रण होता है, कब्जा होता है। समाजवाद के अंतर्गत समाज अथवा सरकार का कब्जा होता है या नियंत्रण होता है। पूंजीवाद में पूंजीवादी समाज का मुख्य उद्देश्य क्या है? अधिकतम लाभ कमाना, इसलिए इसमें शोषण की घटना होना आम बात है। साम्यवादी समाज का मुख्य उद्देश्य होता है समाज का कल्याण करना। इस प्रकार इस चैप्टर के सभी क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। इससे संबंधित जो PDF है
वो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।